हाँ जी, मुझे आ रही है। ओके मैम, करें स्टार्ट। शुरू कर दें? जी मैम। अच्छा जो भी जी, मसला अस्सलाम बनेगा ना आप वालेकुम। बता देना मुझे। चलो ठीक है, कहाँ पे अंदर बैठे में? जी अंदर ही मैम। ओके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ओके। सो हमने ब्लड सप्लाई कर ली थी हार्ट की। वी वर डूइंग द हार्ट। हमने ब्लड सप्लाई कर ली, वीनस ड्रेनेज कर लिया, लिम्फेटिक ड्रेनेज कोई लंबी चौड़ी थी नहीं, वो हमने कर ली। अब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है ज़ाहिर है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है। सो वी हैव टू स्टडी द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट टुडे। तो कंडक्टिंग सिस्टम में बेसिकली है क्या कि इसमें से इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है और हाउ डज इट रीच दी ऑल द वॉल्स, ऑल द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, और फिर इनकी कंट्रैक्शन कैसे होती है। सो इम्पॉर्टेंट जो पेस मेकर ऑफ द हार्ट जहाँ पे इनिशिएट होता है इम्पल्स, कार्डियक इम्पल्स, दैट इज कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड। सो साइनोएट्रियल नोड जो है इसकी एनाटॉमी क्या है? साइनोएट्रियल नोड बेसिकली इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नोडल टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कार्डियक टिश्यू, उसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, प्रेजेंट, वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट at the junction of superior vena cava with the right atrium. And ये क्या आवाजें आ रही हैं पीछे से? सो एपिकार्डियम के इट इज जस्ट बिटवीन द एपिकार्डियम एंड द मायोकार्डियम। और कहाँ पे है? एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा विद द राइट एट्रियम at the upper end of sulcus terminalis. What was sulcus terminalis? Sulcus terminalis was the groove which is present outside. You can see outside the right atrium, separating the roughened area, which is the right auricle, from the smooth area, which is the right atrium. तो राइट एट्रियम के अंदर एक स्मूथ एरिया था, स्मूथ वॉल्ड एरिया था, एक रफ एरिया था। स्मूथ वॉल्ड जो साइनस वेनेरम था, रफन्ड एरिया था राइट ऑरिकल। सो इसके जंक्शन पे इन दोनों का जो जहाँ पे बाउंड्री लाइन होती है दैट इज द क्रिस्टा टर्मिनालिस इंटीरियरली एंड सल्कस टर्मिनालिस आउटसाइड। तो सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल अपर एंड पे वेयर द सुपीरियर वेना केवा जॉइंस द राइट एट्रियम, underneath the epicardium we have the sinoatrial node, and this is the node from where the impulse is generated. start hota hai yahan se cardiac impulse, uske baad it has to travel. So travel kaise karta hai? Right atrium through the, इसको कहते हैं मायोजेनिक स्प्रेड। मायोजेनिक स्प्रेड का मतलब क्या है कि मसल फाइबर के थ्रू स्प्रेड करता है इन द राइट एट्रियम। तो मसल फाइबर के थ्रू स्प्रेड करेगा एंड इट इज गोइंग टू रीच द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाउ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे सिचुएटेड है? Atrioventricular node is this is also a nodal tissue and it is situated in the interatrial septum. जो राइट और लेफ्ट एट्रिया है उनके दरमियान में जो सेप्टम है, इंटरएट्रियल सेप्टम, उसके पोस्टो इंफीरियरली एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पड़ा होता है। सो साइनोएट्रियल नोड से इंपल्स जनरेट होता है और मसल फाइबर्स के थ्रू मायोजेनिकली इट रीचेस ऑल द एरिया ऑफ द राइट एट्रियम प्लस द एवी नोड। जब एवी नोड में आ जाता है वहां से आगे जो इम्पल्स ट्रेवल करता है वहां पे स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग बंडल होते हैं। एवी बंडल इसे हम कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। दिस बंडल ट्रेवल्स फ्रॉम द एवी नोड टुवर्ड्स द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है आपको पता है कि इसकी मस्कुलर पार्ट है विच इज द लोअर पार्ट एंड मेम्ब्रेनस पार्ट है विच इज द अपर पार्ट। अब होता क्या है कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट में ट्रेवल करता है थ्रू ये जो कंडक्टिंग एवी वेंट्रिकुलर जो बंडल है फ्रॉम एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ट्रेवल्स, और ये मेम्ब्रेनस पार्ट में भी ट्रेवल करता है एंड इट रीचेस द अपर टिप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो मस्कुलर पार्ट है उसके अपर एंड पे रीच करते हैं। देन इट डिवाइड्स इनटू टू, दो में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल। राइट बंडल जो है पासेस थ्रू द मस्कुलर टिश्यू एंड देन एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट बंडल है सिमिलरली ट्रेवल्स एंड देन एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जो है ब्रांच जाती है उसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड पे जा रही है उसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, अब ये जो राइट बंडल ब्रांच है इसके अंदर ये जो फाइबर्स इसको लेके जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं परकंजेव फाइबर्स। सो दीज आर द परकंजेव फाइबर्स। अब इसके अंदर राइट वेंट्रिकल जब हमने पढ़ा था तो आई टोल्ड यू देयर इज अ बहुत सारे ट्रेबिकुलर इसके होते हैं। एक जो है इज अ बिग ट्रेबिकुलर व्हिच इज कॉल्ड द सेप्टोमार्जिनल बैंड।
अब ये सेप्टोमार्जिनल बैंड जो है वो ट्रेवल कहाँ से करता है, इसकी इनिशिएट ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो मस्कुलर पार्ट है, एंड इट रीचेस द एंटीरियर पिपिलरी मसल. ओके, इट रीचेस द एंटीरियर पिपिलरी मसल. तो ये सेप्टोमार्जिनल बैंड के अंदर जो परकंजे फाइबर्स हैं, राइट बंडल ब्रांच के, राइट बंडल ब्रांच है उसके सारे परकंजे फाइबर्स सारे राइट वेंट्रिकल में जाने, लेकिन जो सेप्टल मार्जिनल बैंड में जाएगा, जो मॉडरेटर बैंड में जाएगा, वो जो है वो it is going to take less conducting time, क्योंकि it enters the moderator band or the septomarginal band quickly, and it reaches the anterior pupillary muscles much quicker than the rest of the fibers. ठीक है, तो ये सेप्टोमार्जिनल बैंड जो है ये इसको जल्दी फाइबर्स को ले जाता है टू द एंटीरियर पिपिलरी मसल. So we have the Purkinje fibers taking the cardiac impulse towards the right ventricle, and then on the left side we also have the Purkinje fibers going towards the left ventricle, और इनकी फिर कंट्रैक्शन होती है. ठीक है, इनकी कंट्रैक्शन होती है. So the conducting system of the heart generates से क्या मतलब है, वो स्टार्ट करता है पेसमेकर which is the SA node, which is the pacemaker initiates the impulse. ठीक है, so it generates or initiates the impulse. उसके बाद it transmits the impulse, transmit करता है initially myogenically in the right atrium, and then through the AV bundle that produces the coordinated contraction. अब ये coordinated contraction बहुत जरूरी है, क्योंकि एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रैक्ट करता है. अगर ये साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का जो है एक सिस्टम ऑफ फ्लो, एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो गलत हो जाएगी. ठीक है, एट्रिया भी कंट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल भी साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑन. हमें चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन, पहले राइट एट्रिया जो रिलैक्स करते हैं, ब्लड उसमें वीनस रिटर्न आता है, फिर वो कंट्रैक्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स करते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लड. ठीक है, उस वक्त उनकी कंट्रैक्शन शुरू नहीं होती. अभी तक एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड एवी बंडल इज द इंपल्स इज स्टिल इन द एट्रियम. यहाँ जब होता है एट्रियम कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल तो रिलैक्स है, अभी यहाँ इंपल्स पहुंचा नहीं है. सो बाय द टाइम इंपल्स रीचेस एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू जब वेंट्रिकल में जाता है, ये कंट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स कर देते हैं. ठीक है, सो ये इसका कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन का मतलब है. नोडल टिश्यू दैट इनिशिएट्स द हार्टबीट एंड कोऑर्डिनेट्स कंट्रैक्शन ऑफ द, अच्छा नोडल टिश्यू है हमारे पास, जो मैंने आपको बता दिया, हाईली स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर्स हमारे पास हैं व्हिच कंडक्ट द इंपल्स. उसके बाद impulses are propagated by cardiac striated muscles so that chambers contract simultaneously. So क्या होता है कि impulse जब ventricles में आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो striated muscles की तरफ चले जाते हैं या trabecular की तरफ, pupillary muscles की तरफ, ताकि वो इन दोनों की आपस में coordinated contraction हो. तो sinoatrial node के बारे में फिर क्या है, तो sinoatrial node is situated or located anterolaterally just deep to the epicardium at the junction. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, junction of superior vena cava and right atrium near the superior end of sulcus terminalis. So अगर आपको लोकेशन लिखने को आती है तो this is the complete location. Just deep to epicardium या between epicardium and myocardium आप लिख सकते हैं, at the junction of superior vena cava and right atrium near the superior end of sulcus terminalis. ये इसकी complete location है. What is SC node? It is a collection of nodal tissue, or this is specialized type of cardiac muscle fibers. So basically muscle fibers ही होते हैं, लेकिन they are specialized to initiate the impulse. So that is why it is called the pacemaker of the heart. SC node then initiates and regulates the impulse. तो एक तो होता है ना initiate करना कि start हो गया impulse, लेकिन उनकी regulation भी बहुत important है. तो इसके फंक्शन में क्या होगा ऐसे नोड के, इट इनिशिएट्स प्लस इट रेगुलेट्स द इंपल्स आल्सो, कि रेगुलर इंटरवल्स पे जाए. ठीक है ना, ये नहीं है कि एक आ गया बीच में लॉन्ग पॉज है, फिर दूसरा आ गया, ये दोनों में के बीच में है ही नहीं कोई, एक इम्पल्स है और दूसरे इम्पल्स के बीच में बिल्कुल ही कोई टाइम क्या वो नहीं है, टाइम स्पेस नहीं है. सो इनिशिएशन भी इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, और कितना ये व्हाट इज द इम्पल्स जो जनरेट होता है वो कितना होता है, ये 70 पर मिनट है इन मोस्ट पीपल. ठीक है, तो 70 to 80, ये इतना आप बिल्कुल एग्जैक्ट 70 भी नहीं कह सकते, 70 to 75 ये नॉर्मल उसमें आता है लिमिट्स में. तो कितने इम्पल्स जनरेट होते हैं पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 70 होते हैं. Contraction signal from SA node spread myogenically to both atria. ये आपको मैंने बता दिया कि SA node से जो स्प्रेड होती है
वो इनिशियली मायोजेनिकली होती है, मसल फाइबर के थ्रू होती है, ठीक है, उसमें कोई बंडल इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे नोड, अच्छा अब इसकी हम देखेंगे इसको सप्लाई कौन कर रहा है। तो सप्लाई इसको मोस्टली 60% में, हमने जो ब्लड सप्लाई पढ़ी थी तो आपने देखा था कि 60% में ये राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ऐसे नोडल ब्रांच, और 40% जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, 40% लोगों में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से इसकी सप्लाई आती है। अब ऐसे नोड स्टिमुलेटेड, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी इसमें जाते हैं। वो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो क्या करते हैं, इसको एक्सेलरेट करते हैं हार्ट रेट को, उसकी कंडक्शन विल, ये सिंपैथेटिक फाइबर्स का एक्शन है कि वो इनिशिएट भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये इसको एक्टिवेट भी करेंगे, स्टिमुलेट भी करेंगे और इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेशन होती है तो इम्पल्स जो है वो ज्यादा जनरेट होते हैं, और ऑपोजिट इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक है। उसके बाद आज आप आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक। तो ऐसे नोड तक तो आपको समझ आ गया कि क्या चीज है और कहाँ पे लोकेटेड है और उसकी सप्लाई क्या है। ओके, एवी नोड की तरफ चलते हैं। एवी नोड मैंने आपको बताया था, सिमिलरली इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोडल टिश्यू। अब यहाँ पे क्या है कि ये नोडल टिश्यू तो है लेकिन ये इनिशिएट नहीं करता, ठीक है, ये इनिशिएट नहीं करता इम्पल्स को। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोडल टिश्यू, इट इज प्रेजेंट पोस्टो इंफीरियर रीजन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। तो दोनों एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इसके पोस्टो इंफीरियर साइड पे पड़ा है, नियर द ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस। अब कॉर्नरी साइनस आपको पता है कि कॉर्नरी साइनस हमने पढ़ा था, इट इज द मेजर वीनस रिटर्न हार्ट की होती है, वो कॉर्नरी साइनस से होती है, एंड इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। सो पोस्टो इंफीरियर रीजन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, नियर द ओपनिंग ऑफ कॉरोनरी साइनस हमारे पास एवी नोड पड़ा है। लेकिन एवी नोड जो है वो इट इज अ नोडल टिश्यू बट डज नॉट इनिशिएट द इम्पल्स। अब यहाँ जब जब आ जाता है यहाँ तक, इम्पल्स कैसे पहुंचता है, मायोजेनिकली फ्रॉम द एससी नोड टू द एवी नोड। उसके बाद यहाँ से जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा थ्रू एवी बंडल। सो एवी नोड से आगे जब जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, ये एवी बंडल होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल ऑफ फाइबर्स, जो स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू है, और वो लेके जाता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थ्रू आउट आप देखेंगे इट स्पीड्स अप द कंडक्शन, यानी कंडक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्लो डाउन करेगा उसको। एवी नोड क्या करता है, एवी नोड ने आगे जब एवी नोड लेता है, रिसीव करता है एसी नोड से, और आगे जो है वो मायोजेनिकली रिसीव करता है और आगे एवी नोड बंडल के थ्रू ये वेंट्रिकल्स में ये ट्रांसमिट करेगा। अब इसको कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही है, द लार्जेस्ट यूजुअली द फर्स्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एक तो राइट कॉर्नरी आर्टरी 80% लोगों में सप्लाई करेगी, और राइट कॉरोनरी आर्टरी डायरेक्टली भी सप्लाई कर सकती है, या फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है राइट कॉरोनरी आर्टरी की, उसके थ्रू भी एवी नोडल जो है वो को ब्लड सप्लाई मिल जाए। एवी बंडल इज द ओनली ब्रिज बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम आप देखें तो वेंट्रिकल्स की अपनी पूरी है, हमने पढ़ा था मायोकार्डियम है, एट्रिया का अपना मसल टिश्यू है, ठीक है, लेकिन ये जो बंडल है एवी बंडल, दिस इज द ओनली कनेक्शन, और इस बंडल के थ्रू भी इम्पल्सेस फिर जाते हैं। सो passes from AV node through fibrous skeleton of the heart along the membranous part. अब AV बंडल जो है ये इंटरएट्रियल सेप्टम में पड़ा है, AV नोड वहां पे पड़ा है, और वहां से बंडल जो है वो फाइब्रस स्केलेटन के थ्रू फिर ये जाता है। फाइब्रस स्केलेटन क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों जो है वो फाइब्रस स्केलेटन में आते हैं। तो फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट के थ्रू ये इट रीचेस द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मेम्ब्रेनस पार्ट के जो लोअर जहाँ ये खत्म हो जाता है वहां पे मस्कुलर पार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे मस्कुलर पार्ट शुरू होता है वहां पे इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। राइट बंडल जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा, और लेफ्ट बंडल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। दीज प्रोसीड ऑन ईच साइड ऑफ मस्कुलर इंटरवस जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम डीप टू द एंडोकार्डियम। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ कि यहाँ पे दिस लाइन अगर आप समझे, दिस लाइन इज द एंडोकार्डियम, और ये पूरा मस्कुलर टिश्यू है। तो ये जो लेफ्ट ब्रांच है ये एंडोकार्डियम के अंडर बिल्कुल जाती जाएगी। इट इज गोइंग टू ट्रेवल एंड देन इट इज गोइंग टू connect with the Purkinje fibers which are going to supply the nerve supply to the left ventricle. Similarly, right जो branch है वो भी
एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे, बिटवीन द एंडोकार्डियम एंड द मसल टिश्यू ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके नीचे नीचे जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू convey the impulse to the Purkinje fibers, which are the fibers carrying the impulse to the left and the right ventricle. तो ये इंटरवेंट्रिकल, यहाँ से एवी नोड से ये एवी बंडल है जो इंटरएट्रियल सेप्टम फाइब्रस स्केलेटन में आता है, उसके थ्रू जाता है फिर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जैसे ये मस्कुलर पार्ट के ये अपर एंड पे रीच करता है, डिवाइड्स इनटू ए राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, और ये राइट और लेफ्ट साइड जो है वो बिल्कुल एंडोकार्डियम के, ये एंडोकार्डियल इसकी इनर वॉल है, एंडोकार्डियम के डीपर साइड पे ये इट ट्रेवल्स एंड देन इट रीचेस टू द पिपिलरी मसल सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा जी, ये तो हो गया सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस ऑफ द राइट बंडल ब्रांच सिमुलेट मसल्स of the anterior papillary muscle through the septomarginal trabecula और moderator band। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पे है ये सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुला के थ्रू ये जल्दी पहुंच जाती है टू एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, और बाकी जो है वो द रेस्ट ऑफ देम पोस्टीरियर और सेप्टल पेपिलरी मसल, तीन होते हैं इसके, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड सेप्टल, तो बाकी तो अपने टाइम पे पहुंचेगी, लेकिन सेप्टोमार्जिनल बैंड के थ्रू इट रीचेस द एंटीरियर पेपिलरी मसल्स मच क्विकर। अच्छा, लेफ्ट बंडल जो है नियर इट्स ओरिजिन इनटू अप्रोक्सीमेटली 6 ट्रैक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस हैं, एंड देन दे रीच द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इसके तो दो पेपिलरी मसल्स हैं, दोनों साइड पे चले जाती है। एवी बंडल ट्रैवर्सेस द सेंटर ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंटीरियर 2/3। अच्छा, अब इसकी ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो ब्लड सप्लाई है, एंटीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय द descending branch, anterior descending branch of the left coronary artery। अगर आपको याद हो, anterior descending branch of left coronary artery anterior 2/3 of septum को सप्लाई करती है, and posterior 1/3 of septum को जो सप्लाई करती है वो posterior interventricular branch है, which is mostly the branch of right coronary artery, और posterior interventricular artery ही वो artery है which decides कि dominance कहाँ पे हो रही है। if posterior interventricular artery arises from right coronary artery तो इसकी dominance तो right dominance है, अगर left coronary artery से निकल रही है तो left dominance है। ठीक है, तो ये आपने dominance की तो ये value है जो importance है जो हमने पढ़ी। सो ये इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, SA नोड से AV नोड तक जो पहुंच रहा है वो मायोकार्डियम के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद AV नोड पे आ गया। अब AV नोड से जब आगे बंडल आता है, इट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर अपर एंडोमस्कुलर पार्ट पे ये दो में डिवाइड हो रहा है इनटू राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। राइट बंडल में देखेंगे सेप्टम मार्जिनल के एंटीरियर पेपिलरी में इट रीचेस क्विकली, और बाकी ये बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, पता नहीं क्या आवाजें हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पे सिमिलरली सब एंडोकार्डियल एरिया में इट ट्रेवल्स, और परकंजे फाइबर्स के थ्रू इट रीचेस द पेपिलरी मसल्स। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। अब इसकी ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो SA नोड जो है, SA नोड इज सप्लाइड यूजुअली बाय द SA नोडल आर्टरी जो है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू इसकी ब्रांच आती है मोस्टली 60% लोगों में, लेकिन लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू भी आ सकती है क्योंकि वेरिएशन तो होती है, तो 40% लोगों में लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू होती है। AV नोडल का देखें तो सिमिलरली ब्रांच जो है वो राइट कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू है, लेकिन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी इसको ब्रांच देती है। अब सेप्टम की तरफ अगर आते हैं, क्योंकि सेप्टम के अंदर जो है हमारी AV बंडल भी जा रहा है और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी जा रहा है, लेफ्ट और राइट बंडल्स भी जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर 2/3 बाय द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है सर्कमफ्लेक्स में डिवाइड होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या डिसेंडिंग आर्टरी है, दिस गिव्स anterior 2/3 of blood supply to the interventricular septum, और जो posterior 1/3 है it comes to the posterior interventricular artery। तो ये इनकी ब्लड सप्लाई हो गई। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट पे, ये तो आपका बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम था। अब हम जाते हैं, अभी तक आप लोगों को समझ आ रही है आई होप? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कंडक्टिंग सिस्टम आपको समझ आ गई है? एनाटॉमी हमने कंडक्टिंग सिस्टम की बेसिकली करनी है,
उसके बाद नर्व सप्लाई करेंगे तो उसमें फिजियो भी थोड़ी सी आ जाएगी। ओके, तो वी गो ऑन टू द नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब नर्व सप्लाई आपको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आपको पता है कि इट इज बेसिकली एन इफरेंट सिस्टम। इफरेंट का क्या मतलब है? इट इज बेसिकली एन मोटर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो मोटर सिस्टम है, इफरेंट सिस्टम है, ये सिर्फ इम्पल्सेस सप्लाई करते हैं, ये ऑर्डर्स देता है। ठीक है, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू गेट एफरेंट फाइबर्स। अब एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? सेंसरी फाइबर्स। तो सेंसरी फाइबर्स जो है, वी ऑल्सो हैव विस्ट्रल एफरेंट फाइबर्स which convey reflexive as well as nociceptive fibers। ये हमने लंग्स में भी पढ़ा था कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक विस्टा को तो सप्लाई करते हैं, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हार्ट को भी सप्लाई करेंगे। ये हो गया मोटर पार्ट। लेकिन जो सेंसरी पार्ट है, जो विस्ट्रल एफरेंट फाइबर्स हैं, दे आर दी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर होना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन है, ये एक इसको करेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन होता है थ्रू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये रिफ्लेक्स फाइबर्स हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स फाइबर्स हैं, दे ट्रेवल बैकवर्ड्स टेकिंग द सेम पाथवे एज दी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। यानी सेंसरी फाइबर्स हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव होते हैं, एक नोसिसेप्टिव होते हैं। नोसिसेप्टिव पेन फाइबर्स हैं। रिफ्लेक्सिव फाइबर्स वो पाथवे लेंगे, वो सड़क चूज करेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक ने चूज की थी टू रीच द हार्ट। ठीक है, थ्रू द वेगस। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स वेगस के थ्रू, तो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स जो है वो वापस वही पाथवे चूज करेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ने चूज की थी, विच इज द वेगस पाथवे। जो नोसिसेप्टिव फाइबर्स हैं, विच आर द पेन फाइबर्स, they are going to choose the same pathway as the sympathetic fibers। sympathetic fibers हार्ट के जो आते हैं वो T1 से लेके T5 आएगी रेफर्ड पेन। समझ आ रही है ना आपको? पेन फाइबर्स because they take the same pathway as the sympathetic fibers but in the opposite direction। ठीक है, sympathetic तो हार्ट की तरफ आ रही है, पेन फाइबर्स क्योंकि efferent and sensory हैं, they are going to go backwards। तो they are going to take the same pathway as sympathetic, और sympathetic क्योंकि T1 T5 T6 से निकल रहे हैं, तो ये वापस पेन फाइबर्स वहां तक पहुंच जाएंगे, T1 से लेके T5 तक। अब इसकी जो रेफर्ड पेन होगी सिमिलर डर्मेटोम्स में होगी, तो T1 से लेके T5 जो डर्मेटोम है लेफ्ट साइड पे, जाहिर है क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड पे है, तो वहां पे पेन होगी। ठीक है ना? तो दैट इज वाई जो चेस्ट पेन होती है, और अब हमने पढ़ा था कि इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व होती है, T2 वाली जो होती है वो मीडियल साइड ऑफ दी आर्म में पेन होती है, तो ये रेफर्ड पेन वहां पे होती है। अब रिफ्लेक्सिव जो है, दे टेक द पाथवे ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वहां जाते हैं, ब्रेन में, जहां से वेगस नर्व निकलती है, और वहां पे ये होता है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वहां पे सारे रिफ्लेक्स सेंटर पड़े हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से रिफ्लेक्सेस का एक्शन होता है। देन द फाइबर्स एक्सटेंड। अच्छा, तो हार्ट इज इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बाय द कार्डिक प्लेक्सस। अब होता क्या है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स भी आ गए हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आ गए हैं, तो ये कार्डिक प्लेक्सस बनाते हैं। अब ये कार्डिक प्लेक्सस कहाँ पे पड़ रहा है? इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया। अब बाइफिकेशन ट्रेकिया का जहाँ पे है, इट इज somewhat behind and below the arch of aorta। आर्ट ऑफ एओटा भी वहीं पे सुपीरियर मीडियास्टिनम में है। तो ट्रेकिया जो है वो उसके एंटीरियर टू द बाइफिकेशन और ट्रेकिया है, आर्च ऑफ एओटा के थोड़ा सा नीचे ये कार्डिक प्लेक्सस पड़ा। now cardiac plexus is formed by the sympathetic as well as the parasympathetic fibers। ठीक है, और उसके अंदर जाहिर है सिंपैथेटिक फाइबर्स भी हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी हैं, और विसरल एफरेंट फाइबर्स। तो यानी मोटर फाइबर्स भी पड़े हैं और सेंसरी फाइबर्स भी पड़े हैं। फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द प्लेक्सिस अलोंग। अब ये प्लेक्सिस तक तो आगे फाइबर्स, वहां से आगे जो हार्ट तक जाते हैं वो कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू जाते हैं। ये सब विसरा में इसी तरह ही होता है कि प्लेक्सिस बनता है, और थ्रू दी सप्लाइंग आर्टरीज, हार्ट में और कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो कॉर्नरी आर्टरी के इर्द गिर्द एक प्लेक्सिस बनेगा, एंड इट इज गोइंग टू रीच द विसरा, इट इज गोइंग टू रीच द हार्ट, इट इज गोइंग टू रीच द particularly
फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हैं, नोसिसेप्टिव भी हैं. They are going to make cardiac plexus, which is situated anterior to the bifurcation of trachea, just inferior to the arch of aorta. और वहां से कार्डिक प्लेक्सिस जो फाइबर्स जो आगे हार्ट तक पहुंचेंगे वो कॉर्नरी वेसल्स के इर्द गिर्द एक प्लेक्सिस, एक नेटवर्क बनाएंगे और उसके थ्रू जहां जहां कॉर्नरी आर्टरी जाएगी तो उसके इर्द गिर्द ये फाइबर्स भी दे रीच द एसए नोड, एवी नोड, बंडल में पहुंच जाते हैं. ठीक है, जहां जहां इन्होंने पहुंचना है. अब सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है कहाँ से शुरू होते हैं? सेल बॉडीज. अब मैं आपको बार बार ये बताती हूँ कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो, इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो होते हैं बेसिकली सेल बॉडीज. मैंने यहाँ बनाई भी है मेरा ख्याल है. अच्छा जी, अब इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फर्क क्या है? मेरा ख्याल है आई हैड अनदर. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये दिस इज द इंटरमीडिएट जो हमारा T1 से लेके L1 तक, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में एक तो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, एक इंटीरियर हॉर्न होता है, उसके अलावा एक लैटरल हॉर्न भी बना होता है. इस लैटरल हॉर्न के अंदर नर्व सेल बॉडीज होती हैं. नर्व सेल बॉडीज होती हैं सिंपैथेटिक की. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक की हमारे पास होती हैं ब्रेन के अंदर भी. कार्डियो, ये क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो कहते हैं, ब्रेन के अंदर भी होती हैं और यहाँ पे भी होती हैं. सो क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो जो है पैरासिम्पैथेटिक का होता है. T1 से लेके L1 L2 तक जो है ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, सिंपैथेटिक फाइबर्स. तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो नर्व सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक होता है, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है. डिटेल में मैं जाना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आपने जीए में पढ़ा होगा. तो क्या होता है इसमें, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है उनकी सेल बॉडी जो है वो इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न में पड़ी होती है. यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं थ्रू द एंटीरियर रूट, मोटर रूट ये निकलते हैं. एंड देन दे एंटर द स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व में वाइट रेमस कम्युनिकेंटीज के थ्रू या वाइट कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू दे एंटर द sympathetic chain ganglia. अब sympathetic chain ganglia, this is the sympathetic chain ganglia, ये यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे sympathetic chain ganglia. अब sympathetic chain ganglion के अंदर भी जो पड़ा है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी है. ये तो प्री गैंग्लियोनिक यहाँ पे पड़ा था. ठीक है, यहाँ प्री गैंग्लियोनिक पड़ा था, ये पहला सेल, उसकी जो एक्सॉन है वो आ गया इनटू द स्पाइनल नर्व थ्रू दी मोटर रूट, और फिर ये आके वाइड कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू ये सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन में आ गया. यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो नर्व सेल बॉडी पड़ी होती है, वहां पे साइनेप्स होता है. यहाँ पे जब साइनेप्स होता है तो फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो दे रीच द सिंपैथेटिक पाथवे और ये हार्ट में पहुंच जाएंगे. ठीक है, ये तो सिंपैथेटिक रूट हो गया. इसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का जो सेल बॉडी है वो इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड T1 से लेके T5 तक होती है. और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन में, पूरी एक चेन है जो मैंने आपको दिखाई, पूरी ये चेन होती है, नर्व सेल बॉडी पड़ी है और फिर इसका एक्सॉन जो है वो हार्ट तक पहुंच गया. अब जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं वेगस नर्व के थ्रू. यहाँ से इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व सेल है वो वेगस के जो है वो इट इज वन ऑफ द न्यूक्लियस, वहां से ये नीचे आती है फाइबर्स. और पैरासिम्पैथेटिक का होता ये है कि इसकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल बॉडी होती है इट लाइज क्लोज टू द विसरा. ठीक है, सिंपैथेटिक की तो इसमें पड़ी थी, इट इज नॉट वेरी क्लोज टू द विस्टा. लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जहां भी सप्लाई करती है, इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व सेल बॉडी होती है इट लाइज क्लोज टू द विस्टा, इट सप्लाइज. तो यहाँ पे इसके बड़े कार्डियक प्लेक्सस के अंदर इसकी सिनैप्स होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स साथ ही सप्लाई कर देते हैं. तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो बिकॉज द सेल बॉडी इज क्लोज टू द विस्टा, तो छोटे ही ना उसकी एक्सॉन छोटा होता है, इट सप्लाइज दी whichever vista it is supplying. तो ये तो जरा डिटेल होगी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में फर्क क्या होता है. बेटा क्या रिपीट करना चाहवा रही है? अच्छा, मैं ये सिंपैथेटिक कंप्लीट कर लूं तो उसके बाद फिर हम रिपीट कर लेंगे थोड़ा सा. अच्छा, तो सिंपैथेटिक सप्लाई जो इंटरमीडियो लैटरल हॉर्न से शुरू होता है T1 से T6 तक. प्री सिनेप्टिक सेल बॉडीज जो है वो सर्वाइकल और सुपीरियर
थोरेसिक पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। अब ये जो है ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया है, तो कुछ तो यहीं पे सिनैप्स करके हार्ट में चले जाते हैं, कुछ फाइबर्स ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे सिनैप्स करते हैं और उनकी वहां से फाइबर्स निकलती है। सो वी हैव सर्वाइकल स्प्लैंक्निक, ये जो है कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व, यानी सर्वाइकल गैंग्लिया से भी आ रही है, ये सब सारा गैंग्लियोनिक चेन है। तो कुछ फाइबर्स यहाँ जाके सिनैप, यहाँ से जब आते हैं T1 T2 3 से, तो यहाँ सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन में यहाँ पे थोरेसिक रीजन में नहीं सिनैप्स करते, ये सर्वाइकल रीजन में सिनैप्स करते हैं और फिर पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स आते हैं, कुछ जो है वो यहीं पे सिनैप्स कर देते हैं और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हार्ट में पहुंच जाते हैं। सो इस सब का ये मतलब है, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व्स जो है वो सर्वाइकल रीजन से भी आ रही हैं और थोरेसिक रीजन से भी आ रही हैं। दे आर गोइंग टू रीच द एसए एंड एवी नोड, ठीक है। कार्डिक प्लेक्सस में जाएंगे, कार्डिक प्लेक्सिस में के बाद ये जाएंगे एसए और एवी नोड पे जाएंगे, ठीक है। और फिर कार्डिक मसल्स को पे पहुंचेंगे थ्रू कॉर्नरी आर्टरीज, अराउंड द कॉर्नरी आर्टरीज एक प्लेक्सिस बन जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या करता है, इंक्रीजेस द हार्ट रेट, जल्दी जल्दी जो है वो कंट्रैक्शंस होती है। इम्पल्स कंडक्शन भी इंक्रीज करता है, कंडक्शन टाइम कम कर देता है, जल्दी जल्दी इम्पल्स। एक तो हार्ट रेट ब्लड फ्लो की कॉर्नरी वेसल्स के थ्रू भी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाती है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स का सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है उसमें होता क्या है कि कॉर्नरी ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है कि कॉर्नरी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। जनरली तो सिंपैथेटिक सप्लाई अगर ब्लड वेसल्स को जाए तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन हार्ट में मैंने आपको बताया था और स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, इंक्रीज हार्ट रेट करती है, इम्पल्स कंडक्शन करती है, इंक्रीज करती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है कॉर्नरी वेसल्स के थ्रू, क्योंकि कॉर्नरी वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। सो एक डायरेक्ट एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू और इनडायरेक्ट होती है हार्मोनल स्टिमुलेशन भी होती है। तो हार्ट में क्या होता है कि एक तो सिंपैथेटिक फाइबर स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है जिसे हम जब आप पढ़ेंगे एड्रिनल जो एड्रिनल मेडुला है वहां से भी फाइबर्स वहां से भी हार्मोन्स आते हैं और वो क्या करते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन होती है सुप्रारीनल ग्लैंड से और ये भी इंक्रीज कर देते हैं एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन द कॉर्नरी ब्लड वेसल्स, एड्रिनर्जिक जो हार्मोन्स रिसीव करते हैं दीज आर बीटा 2 रिसेप्टर्स, और बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, they cause relaxation of the smooth muscles, relaxation of the smooth muscles of the blood vessels, smooth muscles तो blood vessels में है, तो relaxation of smooth muscles से क्या मतलब है कि blood vessels dilate कर जाएंगी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे क्योंकि हार्ट मसल जो कंट्रैक्ट कर रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई सारा सिकंदर कह रही है कि रिपीट कर दें, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द हार्ट कम्स थ्रू द वेगस नर्व। अब इसकी जो जाहिर है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो इसके भी दो नर्व सेल बॉडीज होंगे। तो पहली जो नर्व सेल बॉडी है वो वेगस की सेल बॉडी है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इस डायग्राम में, ठीक है। ये यहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर होती है, ब्रेन स्टेम में मेडुला में होती है, और यहाँ से वेगस नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं कार्डिक प्लेक्सिस में, कार्डिक प्लेक्सिस के अंदर सेकंड सेल नर्व सेल बॉडी होती है पैरासिम्पैथेटिक की, और वहां से फिर ये सप्लाई करती है। ओके, अब अभी हम सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करें कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न T1 से लेके T6 तक, उसके बाद ये सुपीरियर सर्वाइकल और सुपीरियर थोरैसिक जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन है उनके थ्रू होते हुए, जो मैं आपको डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ आएगी आपको, कि यहाँ से दे रीच द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन, और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन के थ्रू ये हार्ट में पहुंचेंगे, और कुछ जो है वो सर्वाइकल चेन गैंग्लियन के थ्रू ये हार्ट में पहुंच जाएंगे, सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आएगी कहाँ से, पैरासिम्पैथेटिक ये ब्रेन से आएगी, वेगस नर्व के थ्रू कार्डिक प्लेक्सिस में आ जाएगी, सिंपैथेटिक भी कार्डिक प्लेक्सिस में आ जाएगी, और यहाँ से फिर आगे कॉरोनरी वेसल्स के इर्द गिर्द एक प्लेक्सिस बनाते हुए द रीच दी हार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के थ्रू आए, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है डोर्सल न्यूक्लियस वेगस नर्व से मैंने आपको बता दिया कि प्री सिनेप्टिक है, और फिर ये पोस्ट सिनेप्टिक जो सेल बॉडीज हैं दे आर इन द एट्रियल वॉल और इंटरल एट्रियल सेप्टम,
नियर द एसए एंड एवी नोड, और वहां तक पहुंचेंगे और फिर ये सप्लाई करेंगे एसए नोड एंड एवी नोड प्लस द कॉर्नरी आर्टरीज। अब पैरासिम्पथेटिक सप्लाई की एक्शन क्या होता है कि हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉर्नरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है, सो इट सेव्स द एनर्जी। अच्छा, पोस्ट सिनेप्टिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स दे रिलीज एसिटाइलकोलिन, या फिजियो में पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं और इसका आगे एक्शन होता है। अच्छा, अब नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट में हमने एक तो मोटर सप्लाई पढ़ ली, पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक आ गया, लेकिन विस्टल एफरेंट फाइबर्स भी हैं, सेंसरी फाइबर्स भी हैं। सेंसरी फाइबर्स मैंने आपको बताया कि एक रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन कराते हैं। रिफ्लेक्स किसके अगेंस्ट होता है? ये स्केलेटल रिफ्लेक्स तो होता नहीं, इसमें रिफ्लेक्स क्या है कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गई है तो हार्ट जो है वो हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ये रिफ्लेक्स होता है हमारा। और ये जो फाइबर्स होते हैं सेंसरी फाइबर्स, दे पास take the same route as the parasympathetic fibers and reach the medulla oblongata of the brain, और वहाँ पे इसकी सेंटर्स होते हैं जो फिर इसको करेक्ट करते हैं। नोसिसेप्टिव फाइबर्स आर द पेन फाइबर्स, they take the same route as the sympathetic fibers but in the opposite direction। और sympathetic fibers कहाँ से निकलते हैं? sympathetic fibers हमारे निकल रहे थे T1 से लेके T5-6 तक, तो ये सिंपैथेटिक के थ्रू आएंगे तो वापस यहाँ पे आएंगे, जबकि यहाँ पे आएंगे तो जो हम रेफर्ड पेन होगी वो T1 से लेके T6 डर्मेटोम पे होगी, ठीक है। तो वो डर्मेटोम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे चेस्ट पे सिचुएटेड है, हमारी मिडिल साइड ऑफ दी आर्म में सिचुएटेड है। अच्छा जी, तो efferent fibers run centrally in the middle and inferior cervical branches, especially in the thoracic cardiac branch of the sympathetic trunk। तो कार्डिक ब्रांच जो है सिंपैथेटिक ट्रंक के थ्रू जाती हैं, वही रूट लेती हैं वापस, और सर्वाइकल ब्रांचेस के थ्रू भी जाती हैं, बट इवेंचुअली they reach the spinal cord segment T1 and T4 to T5, especially on the left side because left side से सारी stimulation heart को जा रही है। Efferent fibers running with the vagus take the part in cardiovascular reflex। cardiovascular reflex वो है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये जो इन रिलेशन टू दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। रिफ्लेक्सिव फाइबर्स जो है वो वेगस नर्व के थ्रू, बिकॉज वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके जा रही है, तो जो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स हैं दे फॉलो दी reflexive fibers follow the vagus nerve or the parasympathetic nerve and they reach the brainstem, medulla oblongata। और जो पेन फाइबर्स हैं दे फॉलो द सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड दे एंटर द T1 to T6 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो इसकी पेन होती है उसी डर्मेटोम में पेन होगी। उस डर्मेटोम जो है आपको पता है T1 से लेके T6 तक कहाँ कहाँ पे होता है, तो इन सारे एरियाज में हार्ट की पेन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। आगे आ जाता है अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अप्लाइड एनाटमी काफ़ी लंबी चौड़ी है, अगर एक में होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो नेक्स्ट लेक्चर आई हैव ऑन फ्राइडे एंड ऑन नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे को होगा मेरा ख्याल है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो उसमें फिर हम अपना अप्लाइड एनाटमी कर लेंगे। लेट्स सी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है, फ्राइडे को आ रहा है और फिर एक हमारा सैटरडे को आ रहा है, ठीक है ना। तो फ्राइडे सैटरडे को हम इसका कर लेते हैं। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे को हम ये अप्लाइड एनाटमी का करेंगे। एक लेक्चर में खत्म हो गया तो फ्राइडे को खत्म हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं खत्म हुआ तो फिर हम सैटरडे तक ले जाएंगे। अगर खत्म हो गया तो वी विल डू सम रिवीजन ऑफ द फर्स्ट सब स्टेज, बिकॉज नेक्स्ट मंडे को आपकी आ रही है सब स्टेज। सो वी हैव द सेकंड सब स्टेज ऑफ द सेकंड सब स्टेज कमिंग अप इन ऑन मंडे, और 15th को होगी सेकंड सब स्टेज, और उसके बाद 18th को थर्सडे को हमारी फाइनल स्टेज होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे को ये अप्लाइड एनाटमी खत्म हो जाए, और क्योंकि उसकी मोटी मोटी बातें आपको बतानी होती हैं, रेस्ट यू हैव टू स्टडी।
और उसके बाद फिर नेट आप देखो मंडे मंडे को हमारी चीनी प्रैक्टिस पयते होगी। होता कौन भाई ये इररेलेवेंट टॉक आ रही है बीच में। ओके, अच्छा जी, हमारी अप्लाइड एनाटॉमी जो है वो एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बेसिकली कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा है और उसके बाद हमने नर्व सप्लाई पढ़ी है, बिकॉज दीज टू आर रिलेटेड। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी पूछ लें। अब हमारे पास ये है कि हम सब स्टेजेस में ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं कह सकते, जाहिर है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको जाहिर है वो क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो यू हैव टू डिस्क्राइब। तो फिर अगर वो नहीं आ सकते तो फिर डिस्क्रिप्शन वाले आपको ज़्यादा आ जाते हैं। प्लीज़ ट्राई करें कि आप पढ़ें और खुद से अपने वर्ड्स में आंसर करें, रीफ्रेज करें आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड। सिंपल कॉपी पेस्ट ना कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है प्लीज बता दें। कोई क्वेश्चन बेटा, कोई पूछना चाहते हैं तो प्लीज काइंडली रिपीट पैरासिम्पथेटिक सप्लाई। चलिए पैरासिम्पथेटिक मैं दोबारा बता देती हूँ। पैरासिम्पथेटिक, सिंपैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पथेटिक दोनों ही रिपीट करते हैं। अच्छा जी, सिंपैथेटिक सप्लाई आपकी कहाँ से आ रही है? डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि सिंपैथेटिक सप्लाई T1 से लेके T6 तक तकरीबन आपकी हार्ट की आती है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक प्री गैंग्लियोनिक होता है सेल न्यूरॉन, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सिंपैथेटिक में है उसकी सेल बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इनसाइड द इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न ऑफ T1 टू T6, यहाँ पे इसकी सेल बॉडी पड़ी है। इसका एक्सॉन मोटर रूट के थ्रू आता है आउटसाइड, स्पाइनल नर्व में एंटर करता है वाइट कम्युनिकेटिंग ब्रांच के थ्रू, ये सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन में आ जाता है। जब ये चेन गैंग्लियन में आता है तो ये यहीं पे सिनैप्स करके ये कार्डिक प्लेक्सस में जा सकता है, या ये ऊपर चला जाता है सर्वाइकल रीजन में। और यहाँ पे जो हमारे गैंग्लियन सर्वाइकल, यहाँ पे तो हर सेगमेंट के साथ एक गैंग्लियन पड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये चेन गैंग्लियन आपको, ये गैंग्लियन है जो गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन नेक के रीजन में हमारे पास सिर्फ 3 है, हालांकि हमारे पास सेगमेंट C8 तक है, C1 से 8। तो ये 8 नहीं है हमारे पास, बोले 8 गैंग्लियन नहीं है हमारे पास। फर्स्ट 4 के लिए एक है, 5-6 के लिए एक है, 7-8 के लिए एक है। तो वी हैव 3 सर्वाइकल गैंग्लियन। तो प्री जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आएगा। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है या तो यहीं पड़ा होगा और यहाँ से आगे इसका जो एक्सॉन है इट इज गोइंग टू रीच द कार्डिक प्लेक्सस, या क्या होगा यहाँ पे सिनैप्स नहीं करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और इनमें से तीनों में से किसी एक पे सिनैप्स करेगा। और यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, सेल बॉडी पड़ी है, उसके फिर एक्सॉन्स निकलेंगे। ठीक है, और ये कार्डिक प्लेक्सस बना देंगे। ये तो हो गया सिंपैथेटिक फाइबर। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी जो है वो वेगस नर्व के थ्रू आती है। तो यहाँ पे सेल बॉडी ब्रेन स्टेम में पड़ी है, मेडुला में पड़ी है। इसके फाइबर एक्सॉन जो है वो वेगस नर्व के थ्रू आएंगे, वेगस नर्व के थ्रू नीचे आते चले जाएंगे। और फिर इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है या कार्डिक प्लेक्सस में पड़ा होगा, या इट इज प्रेजेंट नियर द एट्रिया, बिल्कुल एसए नोड एवी नोड के करीब इसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो नर्व सेल है वो पड़ा होगा, और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक डायरेक्टली ये चला जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स वेगस के थ्रू आते हैं। ओके, अब हम वापस अगर चलें तो सिंपैथेटिक सप्लाई मैंने आपको बता दिया T1 से T6 तक। सर्वाइकल या थोरैसिक पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में ये पोस्ट सिनेप्टिक सिनैप्स करेंगे, और पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर्स जो है वो कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्टिक नर्व से पहुंचेंगे कार्डिक प्लेक्सस तक। कार्डिक प्लेक्सस तक जब ये पहुंच जाएंगे वहां पे ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे। वहां से आगे जो ये जाते हैं फाइबर्स, ये दे मेक अ नेटवर्क अराउंड द कॉरोनरी आर्टरीज एंड देन दे रीच द हार्ट।
ठीक है। अब सिंपैथेटिक सप्लाई में होता क्या है? सिंपैथेटिक सप्लाई हार्ट रेट इंक्रीज करता है, इम्पल्स कंडक्शन इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और ब्लड फ्लो कोरोनरी वेसल्स के थ्रू इंक्रीज कैसे होता है कि कोरोनरी वेसल्स को ये डायलेट करता है। डायलेट करने का क्या मतलब है? कोरोनरी वेसल्स के अंदर जो स्मूथ वेसल्स हैं, स्मूथ वेसल्स को ये इनहिबिट करेगा, वो रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये रिलैक्स करेंगे तो वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगे, तो मोर ब्लड इज गोइंग टू पास इनटू द कोरोनरी वेसल्स। ठीक है। तो एक तो हो गया सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू स्टिमुलेशन, एक सुप्रारीनल ग्लैंड के थ्रू भी स्टिमुलेशन होती है, और ये डायरेक्टली जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स में जाते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं, तो ये सारे यही वाले एक्शंस होते हैं। ठीक है। और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाती है टूवर्ड्स दी हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्री गैंग्लियोनिक जो जो है न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक या प्री गैंग जो पहला वाला न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी इज प्रेजेंट इन द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व, ब्रेन में पड़ी है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है वेगस नर्व के थ्रू सेल बॉडीज में आएंगे विच आर पोस्ट सिनेप्टिक। पोस्ट सिनेप्टिक सेल बॉडीज जो है दे आर लोकेटेड इन द एट्रियल वॉल या इंटर एट्रियल सेप्टम नियर द एसए एंड एवी नोड। और फिर कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू भी ही कॉर्नरी आर्टरीज के ये जो प्लेक्सस बनता है जहाँ पे सिंपैथेटिक जा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी वो एक प्लेक्सस बनाते हैं। यानी कॉर्नरी आर्टरीज के इर्द एक प्लेक्सस जो बन रहा है वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों फाइबर्स का बन रहा है, और उसके जहाँ जहाँ कॉर्नरी आर्टरी जाती है उसके इर्द गिर्द जो नेटवर्क बना हुआ है इन नर्व्स का, वो भी जाती है और दे रीच दी एरिया वेयर दे हैव टू सप्लाई। इसका एक्शन क्या है? हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगी, कॉर्नरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तो इसकी ब्लड सप्लाई कॉर्नरी आर्टरीज की हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसके जो रिसेप्टर्स हैं, इसके जो जाहिर एसिटाइल कोलिन है जो न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो रिसेप्टर है वो मस्करेनिक रिसेप्टर है। ये सर आप फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं और ये स्लो करते हैं डीपोलराइजेशन को, कंडक्शन वेलोसिटी भी स्लो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्लो करते हैं। तो ये सारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। अब नर्व सप्लाई क्या है कि नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है। ये तो होगी मोटर। अब सेंसरी नर्व सप्लाई इसकी क्या है कि सेंसरी नर्व सप्लाई दो किस्म के एफरेंट फाइबर्स हैं, एक रिफ्लेक्सिव फाइबर्स है, एक पेन फाइबर्स हैं या नोसिसेप्टिव फाइबर हैं। जो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स हैं वो सेंसरी फाइबर्स बिकॉज दे टेक इम्पल्स बैक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो रिफ्लेक्सिव फाइबर्स are going to take the same pathway as the parasympathetic fibers and they are going to reach the जहाँ से आ रही थी मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक ले रहे हैं पाथवे। जो नोसिसेप्टर या पेन फाइबर्स हैं दे आर टेकिंग द पाथवे ऑफ द सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड दे आर गोइंग टू रीच द thoracic अपर thoracic रीजन। ठीक है। अपर अच्छा जी, तो पेन फाइबर्स जो है वो नोसिसेप्टिव उनको भी कहते हैं। तो पेन फाइबर्स फॉलो द सिंपैथेटिक पाथवे, और ये T1 से T4 या T5 या T6 तक भी जा सकते हैं, पहुंच जाते हैं। और फिर उन्हीं डर्मेटोन्स में पेन होती है विच इज दी रेफर्ड पेन होती है, जो हार्ट की पेन होती है, दैट इज T1 से लेके T5 या T6 तक आपकी रेफर्ड पेन होगी, बिकॉज पेन फाइबर्स फॉलो द सिंपैथेटिक पाथवे एंड दे रीच द T1 to T5 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। थोरेसिक जो सेगमेंट होते हैं वहां पे पहुंच जाती है। अच्छा जी, अप्लाइड एनाटॉमी
तो समझ आपको आ गई है? एनीथिंग एल्स विच यू वांट, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? आज का मैंने छोटा इसीलिए रखा था ताकि ये आपको समझ आ जाए। कंडक्शन भी, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द हार्ट भी बेसिक समझ आ जाए और नर्व सप्लाई भी, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। तो ये आपका हो गया। अब अगली जो है हमने क्या पढ़ना है, हमने अप्लाइड एनाटॉमी पढ़नी है हार्ट की, जो काफ़ी लंबी चौड़ी है और मैं कोशिश करूँगी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। नहीं हुआ कंप्लीट तो हम नेक्स्ट में उसको ले जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जो 2 मेरे लेक्चर्स आपके साथ रह गए हैं वो उसमें अप्लाइड एनाटॉमी है प्लस थोड़ी सी रिवीजन है। रिवीजन के आप पॉइंट देख लें क्या क्या अपने रिवाइज करना है, प्लस मंडे को आपकी सब स्टेज है और अपने आपने डायग्राम्स भी बनाने हैं। डायग्राम्स मैंने भेज दिए थे, कौन कौन से डायग्राम्स नंबर बता दिए थे, तो वो आप कर लें। ठीक है, ओके। सब समझ आ गया आपको? कोई चीज रह नहीं गई? जैनब को समझ आ गया? एनीबडी एल्स? कोई क्वेश्चन किसी और ने पूछना है तो वी हैव टाइम। क्वेश्चन आप करना चाहें तो आप मुझसे पूछ लें। क्वेश्चंस कहीं आपको, इट इज़ वेरी सिंपल, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो मैंने आपको डिटेल बता दी है कि कंडक्टिंग सिस्टम क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है। एक्सप्लेन करने को आ सकता है आपको। ऐसे नोड उसकी ब्लड सप्लाई, एवी नोड उसकी ब्लड सप्लाई, कंडक्टिंग बंडल्स जो है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट टोटल क्या होता है। और नर्व सप्लाई में जब आप देते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो प्लीज आपने नर्व सप्लाई में जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो नहीं भूलने। बिकॉज जिस तरह हम आपको ब्लड सप्लाई का कहते हैं तो आप आर्टीरियल सप्लाई लिख देते हैं, वीनस ड्रेनेज भूल जाते हैं। तो इसी तरह जब नर्व सप्लाई आपसे पूछी जाएगी हार्ट की, तो यू हैव टू give the sympathetic parasympathetic supply as well as the sensory fibers, जो visceral afferent fibers जो आ रहे हैं, दोनों reflexive यानी पेन फाइबर्स, ये सारे आपने बताने हैं। अगर आप खाली मोटर पार्ट बताएंगे, सेंसरी नहीं बताएंगे, तो फिर वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। बिकॉज हर क्वेश्चन में हर चीज के नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, हर पॉइंट के जो है वो नंबर होते हैं। तो अगर आप पैरासिम्पैथेटिक बताते जाएंगे, अगर आपने सेंसरी पार्ट नहीं बताया नर्वस सिस्टम का, तो वो फिर आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ओके, आई लीव यू हियर। तो टेक केयर। आजकल बहुत